नमस्कार। ध्रुव स्वामिनी के द्वितीय अंक से हमने पेज नंबर 35 तक के कथाक्रम को पढ़ लिया था और हमने देखा था कि शकराज के दुर्ग में ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त भी नारी के वेश में प्रवेश कर जाते हैं और एकांत में दोनों ही उससे मिलते हैं। आगे देखिए। चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा फैलाया, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। ध्रुव स्वामिनी के वेश में चंद्रगुप्त कहता है कि तुम मुझे चंद्रे कहकर क्यों पुकार रहे हो? इसमें यह सब तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुमने यह एक अच्छा झगड़ा फैला दिया है, इसलिए मैंने तुमसे अकेले में मिलने की प्रार्थना की थी। ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊँगी? ध्रुव स्वामिनी कहती है, अच्छा तो क्या यहाँ भी मेरे साथ धोखा होगा? शकराज, ठहरो, दोनों ओर से ध्यान से देखते हुआ। क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? शकराज कहता है, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। यदि तुम नहीं बताना चाहते हो कि तुमने में से ध्रुव स्वामिनी कौन है, तो मैं दोनों को ही अपनी रानी समझ लूंगा। ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, अच्छा तुम ऐसा कह रहे हो? शकराज, क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? शकराज कहता है, अच्छा इसमें बुरी बात क्या है? चंद्रगुप्त, जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पहले तुम पहचानने की कोशिश करो कि हम दोनों में से ध्रुव स्वामिनी कौन है। इसका निर्णय पहले हो, तभी तुम किसी को अपनी रानी बना सकते हो। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से, चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। ध्रुव स्वामिनी भी गुस्से से कहती है, चंद्रगुप्त, मेरे जो भाग्य का आकाश है वो धूमकेतु के समान है, उसकी गति को तुम बंद कर दो। शकराज धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा ओह भयानक व्यग्र भाव से टलने लगता है। शकराज का ध्यान दोबारा से धूमकेतु की ओर जाता है और वह डर जाता है, अरे यह धूमकेतु वास्तव में ही कितना भयानक है। चंद्रगुप्त शकराज की पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए। चंद्रगुप्त शकराज की पीठ पर हाथ रखकर कहता है, सुनिए ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी भी कहता है, चंद्रगुप्त सुनो तो। चंद्रगुप्त, इस धमकी से तो कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त, तो डरता कौन है? चंद्रगुप्त कहता है कि इस धमकी से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि नहीं, अगर शकराज के साथ लड़ाई करोगे तो हम दोनों एक साथ ही इकट्ठे मरेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम मारे जाओ और मैं जीवित बच जाऊं। चंद्रगुप्त, तो मरने से कौन डरता है? दोनों शीघ्रता से कटार निकाल लेते हैं। शकराज घबराकर, तुम लोग यह क्या कर रही हो? शकराज घबराकर कहता है, तुम नारी होकर यह सब क्या कर रही हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं है। आचार्य मिहिरदेव मेरे दुर्ग में अमंगल की आशंका जताकर गए थे। उन्होंने ठीक ही कहा था कि आज शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूंगा। आज तुम लोग विश्वास करो। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाऊंगा और इसका निश्चय करूंगा कि तुम लोगों में से ध्रुव स्वामिनी कौन है, इसलिए तुम दोनों आज विश्राम करो। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि नहीं, इसका निश्चय आज ही होना चाहिए। शकराज बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूँ ना। शकराज बीच में खड़ा होकर कहता है, रुक जाओ, तुम यह सब मत करो। चंद्रगुप्त, वारे कहने वाले। चंद्रगुप्त कहता है, अच्छा तुम तो ध्रुव स्वामिनी को पहचान तक नहीं पाए। वारे कल के ऊपर बात छोड़ने वाले, हम तुम्हारी कोई भी बात सुनने वाले नहीं हैं। आगे देखिए, पेज नंबर 37। ध्रुव स्वामिनी नाटक के द्वितीय अंक का अंतिम भाग है। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे उठती है और तुरीयनाद करती है। जो चंद्रगुप्त जब शकराज को मारने के लिए उस पर आक्रमण करता है तो ध्रुव स्वामिनी भी डर के मारे पीछे हट जाती है और जोर से तुरीयनाद करती है। शकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है और शकराज आश्चर्य से हैरान हो जाता है कि यह दूसरी औरत नहीं है, अपितु यह तो चंद्रगुप्त है, और उसका अचानक से दूसरी तरफ से घूमकर हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त को अपनी तरफ खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर शकराज को फिर घेर लेता है। शकराज चकित सा, यह तुम कौन प्रवंचक? शकराज कहता है कि तुम कौन प्रवंचक हो? तुम कौन धोखेबाज हमारे दुर्ग में घुस आए हो? चंद्रगुप्त, मैं हूँ चंद्रगुप्त तुम्हारा काल। और शकराज को चंद्रगुप्त कहता है कि मैं हूँ चंद्रगुप्त तुम्हारा काल आया है, अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता परीक्षा लेने। सावधान, तुम्हारे ही दुर्ग में तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कोई सेना साथ लेकर नहीं आया हूँ, अपितु अकेला आया हूँ। देखता हूँ तुम में कितना दम है, सावधान हो जाओ और मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ।
शकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध में और शकराज की मृत्यु, युद्ध दोनों के बीच युद्ध चलता है और शकराज की मृत्यु होती है। बाहर दुर्ग में कोलाहल मच जाता है, शोर मच जाता है। ध्रुव स्वामिनी की जय का नारा लगाते हुए रक्तारक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश और ध्रुव स्वामिनी की जय जयकार का नारा लगाते हुए अन्य सभी सामंत कुमारों का भी प्रवेश होता है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेर कर संवेद स्वर में देवी ध्रुव स्वामिनी की जय और शकराज मारा जाता है और चंद्रगुप्त की विजय होती है। और ध्रुव वह ध्रुव स्वामिनी के आत्मसम्मान और अपने पिता महाराज समुद्रगुप्त की मान मर्यादा को बचा लेता है, गुप्त वंश के मान सम्मान को भी बचाता है और सभी दुर्ग में देवी ध्रुव स्वामिनी की जय जयकार का नारा लगाने लग जाते हैं। तो हमने द्वितीय अंक की कहानी में पढ़ा कि किस प्रकार से ध्रुव स्वामिनी भेंट स्वरूप रामगुप्त द्वारा शकराज के शिविर में भेज दी जाती है और परंतु उसी का छोटा भाई चंद्रगुप्त उसे बचाने के लिए प्रयत्न करता है और कहता है कि मैं भी नारी वेश में शकराज के दुर्ग में जाऊंगा, मैं किसी भी नारी के आत्म सम्मान को इस तरह से नष्ट नहीं होने दे सकता। जब ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम मुझसे प्रेम के कारण ऐसा कर रहे हो, तो चंद्रगुप्त कहता है कि केवल प्रेम ही एक कारण नहीं है, प्रेम तो मैं तुमसे करता ही हूँ, मैं ऐसा इसलिए भी कर रहा हूँ कि मेरे लिए नारी की मान सम्मान की बहुत अधिक मेरे लिए नारी का मान सम्मान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे पिता समुद्रगुप्त की मान मर्यादा और गुप्त वंश की मान मर्यादा को भी मैं बचाना चाहता हूँ। मेरे भाई रामगुप्त ने तो कायर और नीच कृत्य कर ही दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं शकराज के साथ युद्ध अवश्य लड़ूंगा और तुमको उससे बचाऊंगा। ऐसा करके वह शकराज के दुर्ग में आ जाता है और अंत में शकराज को हराकर युद्ध में जीत जाता है और ध्रुव स्वामिनी को बचा लेता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रामगुप्त जितना कायर है, चंद्रगुप्त उतना ही वीर साहसी दिखाया गया है और नारी के मान सम्मान और अधिकारों की रक्षा करने वाला वह रक्षक वीर दिखाया गया है। तो द्वितीय अंक का कथाक्रम यही समाप्त होता है। कल हम तृतीय अंक के कहानी भाग को आगे पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा, हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद।